चलिए बेटा, पिछली क्लास में क्या पढ़ा? गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में जल्दी बताओ। मीनिंग एंड नेचर। आज हम चर्चा करेंगे उसके स्कोप की और मेथड्स की। किस किस की बात करेंगे? स्कोप। स्कोप बेटा माइक्रो लेवल पर भी बात करेंगे और माइक्रो लेवल की बात भी होगी और मैक्रो लेवल की बात भी होगी। दूसरा हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स। मेथड्स लिख लो या इसको क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन्स। क्या थी बिजनेस इकोनॉमिक्स? बताइए मुझे, बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्या समझते थे? इकोनॉमिक का एनालिसिस करना जिसकी वजह से हम क्या ले सकें? बिजनेस के एप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। किसने कहा था ऐसा? जॉल डीन साहब ने। किसने कहा था? तो उसका नेचर अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स भी था, साइंस भी था और माइक्रो लेवल का एनालिसिस भी होता था, मैक्रो का भी हो सकता था, प्राइवेट एंटरप्राइज का होता था मार्केट को देखकर। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी था, यानी दूसरे सब्जेक्ट से भी क्या करता था? लिंक करता था। और एक अप्रोच थी इसकी, दैट इज प्रेगमेंटिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच? जो रियल प्रॉब्लम्स को क्या कराती थी? दिखाती थी। क्या दिखाती थी? रियल प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा तभी क्या ढूंढ पाएंगे आप। अगर डॉक्टर को कोई इलाज करना है तो उसके लिए क्या ढूंढनी पड़ेगी? उसे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं होगी तो दवाई लिख पाएगा? वो नहीं लिख पाएगा। तो पहले मेथड देख लीजिए। मेथड आसान है। कितने मेथड होते हैं बेटा? दो। कितने? पहला होता है इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव का मतलब कुछ चीज क्या होनी है इसमें? ऐड होनी है। क्या होनी है? ऐड होनी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं माइक्रो लेवल से कहां जा रहा हूं बेटा? मैक्रो लेवल पर जा रहा हूं। तो बड़ा लेवल है छोटा लेवल है? तो माइक्रो में कुछ ऐड हुआ होगा तभी कहां पहुंचा होगा। यानी मैं कह सकता हूं स्मॉल लेवल से मैं कहां जा रहा हूं? लार्ज लेवल पर जा रहा हूं। यानी मैं इंडिविजुअल लेवल से कहां जा रहा हूं? इंडिविजुअल लेवल से कहां जा रहा हूं? एग्रीगेट लेवल पर जा रहा हूं। या ऐसा कह सकता हूं मैं पर्टिकुलर लेवल से। पर्टिकुलर लेवल से कहां जा रहा हूं? जनरल लेवल। कौन से लेवल? कोई दिक्कत? यानी छोटे से बड़े मुद्दे पर जाना इज नोन एज इंडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? ऐसे ही दूसरा मेथड होता है बेटा, नाम है उसका डिडक्टिव मेथड। कौन सा मेथड? डिडक्टिव में क्या हो जाएगा बेटा? डिडक्टिव मेथड। मैक्रो से कहां जाएंगे? यानी बड़े लेवल से कौन से लेवल जाना है? माइक्रो लेवल। या कह सकता हूं स्मॉल लेवल से कहां जाना है? सॉरी, लार्ज लेवल से कहां जाना है? स्मॉल लेवल जाना है। या फिर एग्रीगेट लेवल से कहां जाना है? इंडिविजुअल लेवल जाना है। या फिर बेटा जनरल लेवल से कहां जाना है? जनरल लेवल से कोई दिक्कत यहां तक? आपत्ति? तो कितने मेथड है बेटा कंक्लूजन ड्रॉ करने के? दो। कौन कौन से? छोटे से बड़ा तो इंडक्टिव, बड़े से छोटा तो
कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, आपत्ति हो तो कोई। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, जनरली क्या लिखा नजर आता है, पर्टिकुलर टू जनरल या जनरल टू, बाकी चीजें तो मैंने समझाने के लिए लिख दी हैं। पर्टिकुलर टू जनरल जाएंगे तो इंडक्टिव मेथड, जनरल टू पर्टिकुलर आएंगे तो। अब माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पर क्या क्या पढ़ा जाता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल लेवल पर क्या क्या पढ़ा जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और यहां पर लार्ज, बड़े लेवल पर क्या क्या पढ़ा जाएगा। बताओ आपने माइक्रो लेवल पर क्या क्या पढ़ा है आज तक, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ी है तो? एक तो डिमांड एनालिसिस पढ़ा होगा, डिमांड एनालिसिस। क्या होता है डिमांड एनालिसिस बेटा? डिमांड एनालिसिस क्या होता है? ये पता लगाना कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी भी या नहीं आएगी। कैसे पता चलेगा? इसके लिए बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। रिसर्च डेवलपमेंट होगा तो ही क्या कर पाएंगे, डिमांड पूरी हो पाएगी। तो डिमांड एनालिसिस का मतलब होता है कि पता करना कि मेरी कितनी डिमांड आ सकती है या मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ सकती है। डिमांड एनालिसिस के बाद बेटा डिमांड फोरकास्टिंग, दोनों में अंतर क्या हो सकता, बताओ? डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग में अंतर बताएगा कोई बच्चा? अच्छा, फोरकास्टिंग भी कैलकुलेशन पे ही होती है, तभी अनुमान लगता है बेटा। वेदर फोरकास्टिंग सुना हो अगर आपने, तो वेदर फोरकास्टिंग भी बहुत सारे फिगर्स को देखकर करी जाती है। न्यूमेरिकल तो दोनों जगह आएंगे। डिमांड एनालिसिस का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, यानी पता लगाना कितने प्राइस रखने से कितनी डिमांड हो जाएगी, प्राइस कम करने से डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा करने से डिमांड क्या हो जाएगी। दैट इज नोन एज डिमांड एनालिसिस या लॉ ऑफ डिमांड भी कह देते हैं कुछ लोग इसको। दूसरा डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर में, यानी आज की डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड, यानी फोरकास्ट का मतलब होता है किसके बारे में प्रोडक्शन करना, फ्यूचर के बारे में प्रोडक्शन करना। और फ्यूचर के बारे में प्रोडक्शन किसको देखकर करी जाती है, पास्ट को देखकर, प्रेजेंट को देखकर, आज क्या स्थिति, तभी तो मैं क्या कर पाऊंगा। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ट्रेंड्स वैल्यू निकालना, आपको 2-3 साल की वैल्यू दे दी जाएगी, मान लो 2017, 18, 19, 20 की दे दी, 2025 में इस कंपनी की कितनी सेल हो सकती है, यानी फोरकास्ट करके बताओ, उसे बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू निकालना। क्या निकालना पढ़ेंगे कहाँ पर आप लोग, स्टैट्स में, ये पढ़ भी लिया हो मेरे ख्याल से। ट्रेंड वैल्यू निकालना, ट्रेंड्स पढ़ ली, लीस्ट स्क्वायर मेथड्स वगैरह हो गए। जवाब तो दे नहीं रहे लेकिन। उसके बाद बेटा कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एनालिसिस? कोई भी सामान आप बनाएंगे तो कितनी कीमत पे बनाएंगे, इसका एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे तो आप प्राइस तय नहीं कर पाएंगे, और प्राइस तय नहीं हो पाएगा तो आप प्रॉफिट तय नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी सामान आप बना रहे हैं तो उसकी क्या पता होनी चाहिए आपको, कीमत, कि कितने रुपए में बना है, ताकि उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर आप क्या तय कर सकें, प्राइस तय कर सकें। जब तक आपको यही नहीं पता है कि मेरे को ये चीज़ कितने रुपए की पड़ रही है या कितने रुपए की इसकी कॉस्टिंग थी, तो आप उसमें प्रॉफिट जोड़कर प्राइस कैसे निकाल लोगे, फिर तो औने पौने दाम ही निकालोगे आप। तो कॉस्ट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। कॉस्ट एनालिसिस आप कहाँ पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में जाकर। पूरा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर सब्जेक्ट का नाम नए सिलेबस में आ जाए तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहाँ पर पूरा क्या सिखाया जाएगा आपको, कॉस्टिंग के बारे में सिखाया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द चचेरी बहन ऑफ अकाउंटिंग। जो आप अकाउंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी चचेरी बहन कौन है। उसके बाद आप करेंगे प्रोडक्शन एनालिसिस। अब बताओ प्रोडक्शन एनालिसिस क्या होता है, कितना प्रोडक्शन आपको करना है, कितना प्रोडक्शन भी तो देखना पड़ेगा, कितने लेबर आपके पास है, कितनी मशीन है। अगर आपको प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना है तो लेबर और मशीन क्या रखनी पड़ेगी, स्मॉल लेवल पर प्रोडक्शन करना है तो सर लार्ज पे करेंगे तो मैक्रो नहीं चला जाएगा क्या। अब भैया स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात हो रही है, वो आपकी कंपनी की बात हो रही है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात हो रही है, लार्ज स्मॉल, माइक्रो मैक्रो की लार्ज स्मॉल की बात। आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, आप स्मॉल लेवल पर काम करना चाहते हैं, छोटी कंपनी बनाना चाहते हैं या बड़ी कंपनी। तो क्या क्या करना है, डिमांड का एनालिसिस होना चाहिए। डिमांड आ भी रही नहीं आ रही है, डिमांड आएगी तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन को देखकर क्या निकालूंगा, कॉस्ट निकालूंगा।
और डिमांड की एक चचेरी बहन कौन है? डिमांड फोरकास्टिंग करना, एनालिसिस के बाद करना फ्यूचर में इसकी डिमांड। चलो आज तो आ रही है, क्या फ्यूचर में आएगी नहीं आएगी, इसका भी क्या करना, पता लगाना। कभी कभी क्या होता है, आज डिमांड आ रही है लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन ये देखते हैं चलो आज तो आ रही है, फ्यूचर में आएगी या नहीं आएगी, इसलिए उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि बिजनेस बंद करूं या चलाऊं, बिजनेस बंद करूं या। तो बहुत सारे बिजनेस पहले ही क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्या देखकर कि फ्यूचर में इसकी कोई ग्रोथ नहीं है, क्यों पैसा लगाना भी मतलब। अगला पॉइंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये भी देखना कि इन्वेंट्री कितनी है भाई साहब आपके पास। सर ये कैसे देखेंगे? भैया हर कंपनी में स्टॉक लेजर बनता है कि कितना माल आया है, कितना माल बिक गया है, कितना माल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, ये सारा चीज लेजर वगैरह हर कंपनी क्या करती है, बनाती है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर भी आप कहां पढ़ेंगे, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, कहां पर जाकर, इंटरमीडिएट में। पूरा सब्जेक्ट का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम ना कहकर चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसी के अंदर एक टॉपिक है यानी चैप्टर है, दैट इज नाम क्या उसका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी मान लो परचून की दुकान है, किसकी दुकान है, आपको पता है एक दिन में आपके यहाँ 5 किलो चीनी क्या हो जाती है, बिक जाती है ऑन एन एवरेज। कितनी चीनी? आप एक कट्टा मंगाते हैं, और जब कट्टा आप मंगाते हैं, कट्टा मतलब बोरी जिसमें चीनी आती है, दैट इज नोन एज कट्टा या बोरी मान लो आप। तो उस बोरी या बैग मान लो, चलो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं तो बैग लिख देता हूं मैं, मतलब ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों को कट्टा ही समझ में नहीं आता, कट्टा क्या होता है। कट्टा तो पता है ना, कट्टा एक तो होता कट्टा वो वाला कट्टा, एक होता कट्टा बैग वाला कट्टा, ठीक है। तो वो बोरी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको आने में कितने दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? तो आपको ऑर्डर कब दे देना चाहिए बताओ? बस 2 दिन पहले तो दे देना चाहिए, जब आपको पता 2 दिन लगते हैं आने में। आज आप कभी भी ऑर्डर तो 2 दिन लगेंगे। ये बहुत बढ़िया, साथ ही 2-3 मंगा लो। मान लो नहीं बिक पाई, पड़े पड़े क्या हो गई, बेटा यहीं पर निकालना सीखेंगे। ये सारी चीज कहां सीखेंगे आप, क्या? बेटा कॉस्ट भी लगती है चीजों की, बहुत सारी चीज फैक्टर देखने पड़ते हैं। राजा बेटा आपके दिन में ऑन एन एवरेज कितनी चीनी बिक जाती है? ठीक है, कितनी बिक जाती है? 5 किलो। आपको पता है अगर मैं आज ऑर्डर करूंगा तो कितने दिनों बाद आएगी, तो मेरे पास कितना स्टॉक होना चाहिए, 10 किलो चीनी का स्टॉक होना। तो जब आपके पास 10 किलो चीनी बच जाए तब आप क्या कर दो, ऑर्डर दे दो, क्योंकि जब तक वो बोरी आएगी तब तक आपकी 10 किलो चीनी। तो ये सारा एनालाइज करना कहां सिखाया जाएगा आपको, इंटरमीडिएट में। न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके वहां पर आप कि कब क्या ऑर्डर देना है, ऑर्डर देने में कहां खर्चे ज्यादा आएंगे, कहां खर्चे कम आएंगे, एक ऑर्डर में कितनी यूनिट में मंगाऊं, कितनी ना मंगाऊं। दीदी ने बोला कि सर एक साथ ही बहुत सारी चीज मंगा लो, उसमें वही पागलपंती है। कम मंगाओगे वही पागलपंती है, ज्यादा मंगाओगे वही पागलपंती है। तो उसमें देखना पड़ेगा कितने ऑर्डर देकर कितनी खर्चे, मतलब सारा मेजरमेंट कहां सिखाया जाता है आपको। जी जी, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 6 पॉइंट बेटा, मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको देखना। मार्केट स्ट्रक्चर कि अपना सामान आप किस बाजार में बेच रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट की चर्चा हम करेंगे जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारे प्रकार के क्या होते हैं, मार्केट होते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो पढ़ा होगा आपने परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो ये सारी चर्चा हम कहाँ करेंगे, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। और क्या देखना है बेटा आपको, प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी, कहीं प्राइस इतना तो नहीं है कि आपको क्या हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो। आपको कम से कम प्रॉफिट ना हो, कम से कम नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन तो आए कम से कम। क्या आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ रही है तो आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे क्या? कुछ साल तो करना पड़ेगा बेटा। आज बिजनेस स्टार्ट करें आज ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, जरूरी नहीं है। प्रोड्यूसर का पहला एम क्या होता है, जितने खर्चे उतना पहले क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए। ग्रोथ तो कर लेंगे, इनिशियल लेवल पर आपके खर्चे ही निकल जाए वही बहुत है। लेकिन भैया पिछले 4-5 सालों से खर्चे ही निकल रहे हैं बस, तो बंद ही कर दो। समझदारी क्या है इसी में। इसकी चर्चा भी हम कहाँ करेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। कहाँ करेंगे,
कि कब बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब कि आपके पास रिसोर्स उतने हैं भी नहीं है जिन्हें एलोकेट करना है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास क्या है, हम पढ़कर आ चुके हैं कि रिसोर्स आर लिमिटेड एंड स्केयर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केयर। तो ये देखना पड़ेगा कितने रिसोर्स मेरे पास हैं कितने नहीं है। ये डिसीजन भी कौन देगा आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और सबसे जरूरी चीज बेटा, प्रॉफिट एनालिसिस भी तो करोगे, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कितने एनालिसिस हो गए भाई साहब, डिमांड एनालिसिस हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गया, प्रोडक्शन एनालिसिस हो गया, प्रॉफिट एनालिसिस हो गया। ये सारे क्या हैं, एनालिसिस हैं। राजा बेटा जब तक आपको यही नहीं पता प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं आप, तब तक आप कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, और जब तक आप कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तब तक आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, और जब तक आप प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हैं तब तक आप किसी चीज के दाम तय नहीं कर सकते। तो दाम तय करने के लिए आपके पास कॉस्ट और प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो इस सारी चीजों का एनालिसिस कहां होता है बेटा, कौन से लेवल पर होता है, माइक्रो लेवल पर। और देखिए रिस्क एनालिसिस, ये भी तो देखना पड़ेगा भाई साहब। प्रॉफिट तो देख लिया, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, नुकसान कितना हो सकता है, इसके लिए भी एक चैप्टर बना हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज नोन एज लिवरेज। लिवरेज का मतलब होता है रिस्क कैलकुलेट करना, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा तो कितना नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को निकालने की प्रक्रिया कहां करेंगे आप, इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। यहां तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, नाम पढ़ रहे हैं, वहां क्या हो जाएंगे, चैप्टर्स बन जाएंगे। कहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम है एफएम, एफएम एंड एसएम, एफएमबी और एसएमबी। उसके बाद बेटा थ्योरी ऑफ कैपिटल भी देखना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कि भैया पैसा कितना लगाना है, यानी अपना बजट भी तो देखना पड़ेगा, जेब कितनी ढीली होगी आपकी, या जेब से कितना पैसा जाएगा, कैपिटल कितना है आपके पास, उसी हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा होता है क्या, कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा होता है क्या, नहीं। कैपिटल का मतलब तो आपके पास कितनी पूंजी है, चाहे वो एसेट्स के तौर पर हो, पैसे के तौर पर हो। और कैपिटल का मतलब मशीन्स भी होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पढ़ाया था पिछले क्लास में, अगर मैं हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर 2 टेक्निक थे, कैपिटल इंटेंसिव, मोर यूज ऑफ मशीन, यानी कैपिटल का मतलब मशीनों का इस्तेमाल करना। तो गुड्स कैपिटल क्या होते हैं, गुड्स भी होते हैं, पैसा भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है। आपका बिजनेस में जो भी लगा हुआ है सब क्या है, चाहे वो कैश लगा हो, चाहे कोई भी एसेट्स लगा हो, सब कुछ क्या माना जाएगा। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी हो 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशंस, तो कैपिटल में सिर्फ पैसा आता था क्या, अगर एसेट बढ़ता था तो कैपिटल भी क्या कर जाता था, इंक्रीज कर जाता था। उसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल तो देख लिया, उसके बाद क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा एसेट आप खरीदेंगे, कौन सा एसेट नहीं खरीदेंगे। तो कितने एनालिसिस करने हैं यहां पर आपको, लगभग 10। कॉस्ट का पता लगाओ, डिमांड का पता लगाओ, प्राइस का पता लगाओ, प्रॉफिट का पता लगाओ, कैपिटल का पता लगाओ, रिसोर्स का पता लगाओ, इन्वेस्टमेंट का पता लगाओ। इन सारी चीजों का लेवल कहां करते हैं, और ये सारे कौन से लेवल के चैप्टर है बेटा, माइक्रो लेवल के। अब बताओ इनमें से कुछ ना कुछ आपने पढ़ रखे होंगे। देखो डिमांड वाला चैप्टर पढ़ रखा है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉस्ट वाला चैप्टर आप माइक्रो में पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, अभी आएगा 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, मार्केट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, रिसोर्स एलोकेशन की बात हम शुरुआत में कर लेते हैं, उसके बाद कैपिटल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ये कुछ चीज़ें तो आपने माइक्रो लेवल में, अगर 11th क्लास में आपके पास माइक्रो रही हो तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ये सारे चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स की चर्चा भी हमें आगे करनी है। जैसे हम डिमांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर भी पढ़ेंगे, कॉस्ट का चैप्टर भी पढ़ेंगे, प्रोडक्शन का चैप्टर भी पढ़ेंगे, मार्केट वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, उसके बाद कैपिटल वाला चैप्टर भी है। ये सारे चैप्टर्स हैं अभी हमारे आने वाले सिलेबस में। अब हमने माइक्रो लेवल की बात तो कर ली, अब थोड़ी सी किसके बारे में बात कर लें राजा, मैक्रो लेवल। यानी माइक्रो में लेवल कौन सा देखते हैं, थोड़ा माइक्रो में बेटा, माइक्रो में और मैक्रो में थोड़ा सा बड़ा लेवल देखते हैं। तो माइक्रो देख लीजिए एक बार,
माइक्रो लेवल में सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? और सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं राजा बेटा? 4। कितने प्रकार के सिस्टम हैं? सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं भाई साहब। कौन कौन से? मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और लास्ट वन इज, यानी देश में पहले तो पता लगाओ सिस्टम क्या चल रहा है। और जो सिस्टम होगा सिर्फ आपके ऊपर लगेगा, पूरी कंट्री पर लगेगा? कहां पर लगेगा राजा? पूरी कंट्री पर। तो कौन सा लेवल हो गया, माइक्रो या मैक्रो? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सिस्टम, उसके बाद बिजनेस साइकिल्स के बारे में देखना पड़ेगा। बिजनेस साइकिल। सर बिजनेस की साइकिल मतलब साइकिल खरीदेंगे उसके ऊपर बिजनेस लिख लेंगे सर। बिजनेस साइकिल मतलब आपके देश में रिसेशन का दौर चल रहा है, यानी देश में मान लो इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, यानी बूम पीरियड चल रहा है या रिसेशन पीरियड चल रहा है, पीक पर आप पहुंच चुके हैं। और बिजनेस साइकिल का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमिक्स चल रही है इसका लास्ट चैप्टर है बिजनेस साइकिल। लास्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे इसमें हम? पूरा चैप्टर है बिजनेस साइकिल के तौर पर। उसमें हम सारे स्टेज, सारे फेजेस की बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स की बात भी करेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स। थोड़े से हमें कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे बड़े लेवल पर। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है बेटा? नेशनल इनकम, कौन सा मुद्दा है? एग्रीगेट है बेटा, इंडिविजुअल कहाँ है? नेशनल इनकम तो देश की इनकम होती है राजा। उसके बाद बेटा और क्या देखेंगे? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी कौन सा मुद्दा है? उसके बाद सेविंग, देश की सेविंग की बात हो रही है, आपकी सेविंग की बात नहीं हो रही। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन से वाली? देश वाली। अगर कुछ बच्चे मैक्रो पढ़कर आए हैं तो वहां पढ़ा होगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच, S=I, 12 जिन्होंने कर ली है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे बेटा? बस इन्वेस्टमेंट बहुत है, एग्रीगेट डिमांड एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर भी ध्यान देना है। गवर्नमेंट पॉलिसी किस में आएगी? अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी सिर्फ आपके लिए बनाएगी, पूरे देश के लिए बनाएगी? और देश के लिए बनाएगी तो कौन सा लेवल है? एग्रीगेट लेवल। क्या क्या पॉलिसीज हो सकती है? कोई एग्जांपल देगा कोई बच्चा? सरकार जीएसटी लेकर आई, सिर्फ आपके लिए लेकर आई? किसके लिए? सरकार ने नोटबंदी करी, सिर्फ आपके लिए करी? पूरे देश के लिए। सरकार कल को कोई कानून लेकर आएगी तो आपके लिए लेकर आएगी या सबके लिए लेकर आएगी? तो सरकार जो पॉलिसी लेकर आती है वो भी हमें देखनी पड़ेगी। उसे बोलते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्या कहा जाता है उसे? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो गवर्नमेंट पॉलिसी वैसे आपका बिजनेस क्या हो सकता है? अफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यापारी थे भाई साहब, स्पैरो का व्यापार किया करते थे विदेश में। किसका? भारत से स्पैरो पकड़ते थे और कहाँ दे देते थे? विदेश में बेचा करते थे। अच्छा काम चल रहा था। अब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि भैया स्पैरो का व्यापार अब हमारे देश में नहीं होगा। तो जो स्पैरो के व्यापारी थे उन सबका बिजनेस क्या हो गया? शट डाउन हो गया। यानी हमारे देश से स्पैरो दूसरे देश में, तो बिजनेस क्या करना पड़ेगा उन्हें? अब शट डाउन करना। तो उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि बिजनेस हमें क्या करना है? शट डाउन करना है। ड्यू टू किसकी पॉलिसी? गवर्नमेंट पॉलिसी। आगे देखिएगा, और फाइनेंशियल मार्केट। क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट बेटा शेयर बाजार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यानी शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को कौन चलाता है? सेबी चलाता है। कौन चलाता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन चलाता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। तो शेयर बाजार भी आपके बिजनेस को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। अगर शेयर बाजार गिर गया तो आपके कंपनी के शेयर भी क्या हो सकते हैं? शेयर बाजार उठ रहा है तो आपकी कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे? शेयर्स तो जानते हैं सभी बच्चे,
तो फाइनेंशियल मार्केट आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, बिजनेस इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को क्या कर सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का पूरा चैप्टर हम कहाँ पढ़ेंगे, बीसीके में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, बीसीके एक दूसरी बुक है इकोनॉमिक्स के अलावा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर बेटा 5 चीजें आती हैं। कितनी चीजें, उसे बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, पी फॉर पी का मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट, ई फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस फॉर सोशल इन्वायरमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एल फॉर लीगल इन्वायरमेंट। एक और रह गया, छह थे, रुक जाओ, पेस्टल कर लो सर। इकोनॉमिक हो गया, इन्वायरमेंट क्या बेटा, इन्वायरमेंटल लिख लो, इन्वायरमेंटल यानी आप जो काम करोगे तो आप दूषित भी नहीं, पोल्यूशन वगैरह आपको नहीं करना है। और लास्ट वन इज, हाँ वही तो हो गए, फाइन लगेंगे ना, तो अगर आप ये सारे कानून तोड़ेंगे। मैंने जानबूझ के करा 6 क्योंकि हम 6 पढ़ेंगे कहाँ पर, आपने 11th में 5 पढ़े होंगे, हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे कहाँ पर, बीसीके में। कोई बात नहीं, मैंने इन्वायरमेंटल लिख लिया, इन्वायरमेंट की चर्चा कहाँ करेंगे हम, बीसीके में। तो कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को, 6। आपत्ति को यहाँ तक। तो मैक्रो लेवल पे पहले सिस्टम देखना है, सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, मार्केट सिस्टम जहाँ प्राइवेट का कंट्रोल है, प्लान सिस्टम जहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मिक्स मतलब जहाँ दोनों का कंट्रोल है। उसके बाद बिजनेस साइकिल देखने कि देश में इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है। उसके बाद थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जैसे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉयमेंट के, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा कुछ मैक्रो लेवल के चैप्टर्स अगर आप याद हों तो सारे चीज चैप्टर्स आपने कहाँ पढ़े हुए हैं, 12th क्लास में। नेशनल इनकम कहाँ था, 12th की इको में। एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या एम्प्लॉयमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ये सब कहाँ थे चैप्टर, मैक्रो लेवल में। यहाँ तक मुझे बताइए कोई दिक्कत हो तो एक बार देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो बेटा। कर लिया बेटा कॉपी, नीचे का रह गया होगा किसी का, इसे भी कर लो। तो आज के लिए बेटा हम क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। टॉपिक क्या था आज, बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या था, तो इसका स्कोप माइक्रो लेवल पर भी है, और यानी इसका प्रभाव छोटे बिजनेस पर भी पड़ सकता है और बड़े लेवल पर भी पड़ सकता है। कितने मेथड पढ़े हमने इसके, 2, इंडक्टिव और पर्टिकुलर टू जनरल है तो इंडक्टिव, और जनरल टू पर्टिकुलर है तो। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, जनरल टू पर्टिकुलर। इससे यहाँ मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके हैं, इस चैप्टर से अगर कुछ है तो दैट इज दिस। कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आए हैं तो सिर्फ किसके आए हैं, ज्यादातर मैथड्स के। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।